हिंदुस्तान में हर साल 1500 से 2000 पिक्चरें बनती हैं और उसमें सुपरहिट कितनी होती हैं? 10 या ज्यादा 20। तो सोचने वाली बात यह है कि जो सुपरहिट पिक्चरें हैं जो कि बढ़िया पैसा कमाती हैं, वो इतना बड़ा रिस्क लेती क्यों है? क्योंकि भैया 2000 में सिर्फ 20 ही तो सक्सेसफुल होने वाली है, या इसमें पैसा बनाने का और कोई तरीका है? अच्छा, मेरा नाम जोकर जो कि राजकुमार साहब की हिट फिल्म थी, वो तो सब लोग जानते हैं कि जब उन्होंने वो पिक्चर बनाई थी तो अपना सब कुछ उसमें लगा दिया था, यहाँ तक कि अपना घर भी गिरवी रख दिया था उसको बनाने के लिए। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब उन्होंने इतनी मेहनत करी, अपना इमोशनली सब कुछ दिया, अपना मेहनत सारी लगा दी, एट द एंड ऑफ द डे उनको पिक्चर में इतना हिट होने के बाद भी नुकसान हुआ था। उनको 1 रुपया बचा भी नहीं था और नुकसान में चले गए थे और एक्चुअल में मुनाफा कोई और ले गया था। तो ये होता कैसे है बॉलीवुड इंडस्ट्री में? शिकार तो सब करते हैं, लेकिन टाइगर से बेहतर शिकार कोई नहीं करता। उन्होंने हमें मरने के लिए इस मिशन पे भेजा, लेकिन सच को सामने आने से कोई नहीं रोक सकता। हमारे भगवान अमरेंद्र बाहुबली का रक्त हो तुम। जय महेशमती। क्या चाहिए बे तेरे को? दुनिया। सबसे पहले समझते हैं कि मूवी का प्रोडक्शन कैसे होता है। प्रोडक्शन को ना 4 फेजेस में हम बांट सकते हैं। सबसे पहले डेवलपमेंट होता है, जिसमें सबसे पहले डिसाइड किया जाता है कि भैया स्टोरी क्या होगी, उसके बाद स्क्रिप्ट क्या होगी, क्या क्या डायलॉग्स होंगी। वायलेंस वायलेंस वायलेंस, आई डोंट लाइक इट, आई अवॉइड, बट वायलेंस लाइक्स मी, आई कांट अवॉइड। फिर एक प्री प्रोडक्शन राउंड होता है जिसमें कि सारी तैयारियां की जाती है कि कौन पिक्चर का हीरो होगा, कौन हीरोइन होगी, कौन बचा हुआ कास्ट होगा, बचा हुआ क्रू कौन सा होगा, जो हम शूटिंग इक्विपमेंट्स इस्तेमाल करेंगे वो इक्विपमेंट्स कौन कौन से होंगे, क्या हम उनको खरीदेंगे, क्या हायर पे लेंगे। अच्छा, उसके बाद लॉजिस्टिक्स की अरेंजमेंट कैसे रहेगी, कल को होटल्स बुक कर रहे हैं, अकोमोडेशन देखना है, वो सारे कैसे रहेगा। और अगर हमें कोई लाइसेंस चाहिए या परमिशन चाहिए इस पिक्चर को शूट करने के लिए तो उसका ध्यान रखना पड़ेगा। फिर थर्ड फेज आता है प्रोडक्शन का। प्रोडक्शन में एक्चुअल प्रोडक्शन होती है जिसमें कि शूटिंग होगी, डायरेक्शन होगी, और फिर फोर्थ आता है पोस्ट प्रोडक्शन राउंड जिसमें कि एडिटिंग होती है, जिसमें वीडियो एडिटिंग सबसे पहले होती है, उसके बाद विजुअल इफेक्ट्स, साउंड इफेक्ट्स, और फिर एक मूवी तैयार हो जाती है। अब एक मूवी बनने में ना बहुत पैसा लगता है, डेली पैसे की जरूरत पड़ती है। ये पैसा लगाएगा कौन? तो अगर मूवी का बजट रीजनेबल होता है, 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ या इतना बजट हो कि एक बंदा लगाने को तैयार है, तो वो प्रोड्यूसर आगे आता है और वो अपना पैसा लगाता है। ऑन दी अदर हैंड अगर बजट बहुत ज्यादा है, जैसे कुछ मूवीज में 300 या 550 करोड़ तक का बजट गया है, तो उस केस में क्या होता है, एक प्रोडक्शन कंपनी आगे आती है क्योंकि उसकी पैसे लगाने की कैपेसिटी ज्यादा होती है। और बहुत केसेस में तो क्या होता है, प्रोडक्शन कंपनीज 2-3 एक साथ मिल जाती हैं जिससे कि एक बड़े बजट की मूवी बना सके। अभी जो प्रोडक्शन कंपनी है या प्रोड्यूसर है, ये जाता है डिस्ट्रीब्यूटर के पास, एक बार मूवी बन जाती है। और डिस्ट्रीब्यूटर का काम क्या होता है, वो सब डिस्ट्रीब्यूटर के नेटवर्क्स के थ्रू एग्जिबिटर्स यानी जो सिनेमा हॉल के ओनर्स हैं उनके पास मूवीज को पहुंचाता है। अभी डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए ना प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये जनरली कॉन्ट्रैक्ट 3 तरीके से हो सकता है, या तो आउटराइट परचेज कर लेगा डिस्ट्रीब्यूटर प्रोड्यूसर से कि भैया आपको मेरे को मूवी दे दो, 100 करोड़ की दे दो, उसके बाद नफा हो नुकसान हो, कल को 200 करोड़ में ग्रॉस कलेक्शन हो या 50 करोड़ ही रह जाए, वो मेरा है, आपका कुछ नहीं है। तो इसमें प्रोड्यूसर क्या सेफर साइड हो जाती है उसकी कि भाई उसको तो एक फिक्स अमाउंट मिल गया, अब कल को मूवी चले ना चले उसका कोई रिस्क नहीं है। सेकंड पे क्या होता है, मिनिमम रॉयल्टी गारंटी होती है, जिसमें कि डिस्ट्रीब्यूटर क्या है, प्रोड्यूसर को एक फिक्स अमाउंट तो देता है, लेकिन अगर उसकी अर्निंग्स एक बियॉन्ड एक्स अमाउंट होती है तो एक सर्टेन रॉयल्टी प्रोड्यूसर के पास जाती है। तो इस केस में क्या है, प्रोड्यूसर को अपसाइड का भी फायदा मिल जाता है कि कल को अच्छा मूवी चली तो मेरा भी उसमें कुछ नफा रहेगा, यानी प्रॉफिट रहेगा। और उसके बाद फिर तीसरा तरीका क्या होता है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं वो कमीशन एजेंट्स की तरह भी काम करते हैं कि प्रोड्यूसर ने उस पर सारी टेंशन अपनी ले ली। उस केस में क्या है कि जो बेनिफिट होगा यानी हायर साइड होगी, जो मुनाफा होगा वो उसका रहेगा, लेकिन एट द सेम टाइम डिस्ट्रीब्यूटर सिर्फ कमीशन एजेंट की तरह काम करेगा और मार्केटिंग भी इस केस में फिर प्रोड्यूसर को करनी पड़ेगी। जो कुछ बड़े प्रोडक्शन हाउसेज होते हैं ना, वो डिस्ट्रीब्यूशन भी खुद करने लग जाते हैं अपना। भाई डिस्ट्रीब्यूशन वैसे तो बहुत एक्सटेंसिव काम है, हर दूसरा बंदा नहीं कर सकता, लेकिन जो बड़े प्रोडक्शन हाउस है अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए एक वो जो एक्स्ट्रा लेयर है ना उसको भी हटा देते हैं। अच्छा, एक बार डिस्ट्रीब्यूटर के पास आ गया, उसके बाद वो सब डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू जो हमारे एग्जिबिटर्स है यानी जो पिक्चर हॉल के ओनर्स हैं उनके पास डील्स करते हैं। अब इनकी जो स्टैंडर्ड डील रहती है वो 2 तरीके से चलती है, या तो अगर सिंगल स्क्रीन थिएटर होगा तो उसमें स्टैंडर्ड 75:25 का रेशियो चलता है, जिसमें कि 25% जो रेवेन्यू है जो कि नेट कलेक्शन होगा वो तो जाएगा पिक्चर हॉल के ओनर के पास और 75 अपना सब डिस्ट्रीब्यूटर ले जाएगा जो ऑब्वियसली डिस्ट्रीब्यूटर के पास और फिर प्रोड्यूसर्स में शेयर होगा। दूसरा केस ये होता है कि जो हमारे मल्टीप्लेक्स होते हैं ना, जैसे मॉल्स में होते हैं, वो लोग क्या है वीकली बेसिस पे चलते हैं। अब वीकली बेसिस में फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वीक क्या है 50:50 का रेशियो चलता है, उसके बाद फिर क्या है डिस्ट्रीब्यूटर का रेशियो धीरे धीरे कम होता जाता है, जैसे 50 का 40 हो जाएगा, फिर 30 हो जाएगा, फिर 20 रह जाएगा अगले भी। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर की सेहत पे भी ज्यादा इस बात का फर्क नहीं पड़ता। उसका रीजन क्या है, मोस्ट ऑफ दी मूवीज जो कि बहुत ज्यादा सुपरहिट नहीं होती, एक एवरेज चलने वाली मूवी फर्स्ट वीक में ही अपना मोटा पैसा कमा लेती है, उसके बाद जो अगले हफ्ते है उसमें नॉमिनल पैसा ही कमाया जाता है, तो उसको भी इतना दर्द नहीं होता। अब किसी भी मूवी को ना फ्लॉप
हिट या सुपर हिट पर डिफाइन करने के लिए उसके कलेक्शंस को देखना जरूरी है। सबसे पहले क्या होता है, जो ग्रॉस कलेक्शन होता है, जो कि बॉक्स ऑफिस पे यानी जो काउंटर पे आप जाते हो और जो एक्चुअल में सिनेमा घर को पैसा देते हो, वो जो टोटल ग्रॉस कलेक्शन होता है उसमें से टैक्सेस को माइनस करके नेट कलेक्शन निकाला जाता है, जिसके बेस पे डिफाइन किया जाता है कि यार ये मूवी ने कितना कमाया है। अभी टैक्सेस पहले एंटरटेनमेंट टैक्स होता था जो कि स्टेट लगाती थी, अब 2017 से जब से जीएसटी आया तो अब जीएसटी होने लगा। इस रेवेन्यू के साथ साथ हर पिक्चर के 2-3 सोर्सेज और होते हैं जिसमें मोटी कमाई होती है, जैसे कि एक तो OTT राइट्स, उसके बाद डिजिटल सैटेलाइट राइट्स, उसके बाद म्यूजिक राइट्स और उसके बाद ओवरसीज राइट्स। अब ये जो सैटेलाइट राइट्स होते हैं ना, ये वही राइट्स होता है कि यार वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर कभी आपने देखा हो कि यार किस चैनल पे सबसे पहले मूवी दिखाई जाएगी, तो इससे भी एक बढ़िया रेवेन्यू जनरेट हो जाता है। नॉर्मली तो जो कास्ट होती है ना, जो बड़े बड़े हीरोज होते हैं, हीरोइन होती है या और कास्ट होगा या जो डायरेक्टर होगा, ये एक तरीके से एम्प्लॉयज होता है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग से तो कोई लेना देना होता नहीं है, ना इन्हें पैसा लगाना पड़ता है और ना ही इनका पैसा कुछ निकलता है, इनको तो एक फिक्स्ड कॉस्ट दे दी जाती है। लेकिन आजकल क्या है कि जो बड़े बड़े पिक्चर के हीरोज हैं, जिनको पता है कि यार मेरे फेस से ये मूवी चल जाएगी, या बहुत सारे डायरेक्टर्स ऐसे हैं जिनको पता है कि यार हमारी डायरेक्शन दी बेस्ट है, हमारी डायरेक्शन होगी तो ये मूवी चल जाएगी, तो वो क्या प्रॉफिट शेयरिंग एग्रीमेंट कर लेते हैं कि भाई जितना मुनाफा आएगा उसमें से एक सर्टेन परसेंटेज हमें भी मिलेगी। तभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो बड़े बड़े एक्टर्स हैं या बड़े बड़े हीरोइंस हैं, वो 1-2 पिक्चर बनाते हैं, तभी भी उनकी नेटवर्क बहुत ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू छोटे छोटे जो एक्टर जो 4-4, 5-5 मूवीज हर साल बनाते हैं। वो इसी वजह से कि उन्हें पता है कि जो मुनाफा है ना वो प्रॉफिट शेयरिंग में है, ना कि सिर्फ एक फिक्स सैलरी में। अब आते हैं उस पॉइंट पे जहां से हमने बात स्टार्ट करी थी। राजकुमार जी की जो फेमस फिल्म थी मेरा नाम जोकर, जो कि ब्लॉकबस्टर हिट थी, उसमें भी राजकुमार जी ने पैसे कमाने की जगह घटाए कैसे? भाई उन्होंने जब पिक्चर बनाई ना, उसका बजट 1 करोड़ रुपए था, जिसमें उन्होंने मॉर्गेज यानी अपने घर को भी गिरवी रख दिया था। अब पॉइंट क्या हुआ कि जब वो इंडिया में रिलीज हुई तो उनका जो कलेक्शन हुआ वो मात्र 80 लाख रुपए हुआ, जो कि 20 लाख रुपए नुकसान में थे। वो अब वो थोड़ा सा पैनिक में थे क्योंकि उनको पैसे की जरूरत थी, तो उन्होंने क्या करा, अपने ओवरसीज राइट्स बेच दिए, वो भी एक सोवियत यूनियन के डिस्ट्रीब्यूटर को। प्रॉब्लम ये थी कि वो इस समय रिस्क नहीं लेना चाहते थे क्योंकि ऑलरेडी पैसा उनका डूब चुका था, तो उन्होंने एक फिक्स्ड कॉस्ट पे बेच दिया कि भाई 15 लाख रुपए में आपको सारे राइट्स दे देता हूं। और उसके बाद ये मूवी बहुत ज्यादा चल गई। उस समय 1970 में उनका जो ग्रॉस कलेक्शन था सोवियत यूनियन में वो 16.81 करोड़ था, जो कि अगर इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्ट करते तो आज की डेट में लगभग 1000 करोड़ की रेवेन्यू है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आप बिजनेस से रिलेटेड या लाइफ से रिलेटेड कोई भी टॉपिक पे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो इस कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन।